नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका अपने YouTube चैनल अपना तरीका नंबर 1 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th। दोस्तों, अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो ये क्वेश्चन आपको 1.2 पर मिलेंगे। यदि आपके पास नई एनसीईआरटी बुक है तो ये क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 1.1 पर मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त कीजिए। अब भाई साहब, हमें पता तो होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड आखिर होते क्या है। पता है नहीं, वो करने बैठ गए क्वेश्चनों को तो तेल निकल जाओ, कर ही नहीं पाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं तो मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। बेसिक जड़ मजबूत करो फिर दिल मजबूत करो। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 6, हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 15 कोई संख्या है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 5। तो बेटा इसमें इनको क्या बोलेंगे, देखो इसमें ये 6 है और 15 है, इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। और इसमें से जो निकले हुए हैं, जैसे 6 में से 2 और 3 निकला है, ये बच्चे हैं इसके, तो इनको हम बोलेंगे क्या, अभाज्य संख्याएं। क्यों, क्योंकि बच्चे होते हैं शैतान, अभागन बच्चे, इसलिए अभाज्य संख्याएं। 15 में से क्या निकले हुए हैं, 3 और 5 निकले हुए हैं, तो इनको बोलेंगे हम क्या, अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये बच्चे हैं छोटे। 15 को बोलेंगे अपन भाज्य संख्याएं, 6 को भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, जिस संख्या को कोई भी काट के चला जाए वह भाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें खुद के अलावा कोई भी काट के चला जाए वह भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 6 है, अब 6 2 से सेट हो जाएगी, 2 आएगा इसको काट कर चला जाएगा। भाज्य संख्या जिससे सेट हो जाती हैं वही इसको काट के चला जाता है। 15 है कोई संख्या, 15 5 से सेट हो गई, तो लो 5 काट के चला गया, 5 दिए 15। 18 है, 18 किस से सेट हो जाएगी, 2 से सेट हो जाएगी, 3 से सेट हो जाएगी, 9 से सेट हो जाएगी। 9 से सेट हो जाएगी तो 9 काट के चला जाएगा, 9 दूना 18। हाँ, भाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 2 है, 2 3 5 7 11, यानी कि ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी से सेट ना हुआ है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि देखना, 2 में 2 के अलावा किसी का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। 3 में 3 के अलावा किसी का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। 5 में 5 के अलावा किसी का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। ये किसी से नहीं कटती, ना ही किसी से पटती हैं, इसलिए इनको बोला है अभाज्य संख्याएं। ये क्या है, अभागन बच्चे हैं, किसी से पढ़ने वाले नहीं हैं। तो अभाज्य संख्याएं समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, इन संख्याओं को रख दो तुम क्या, गुणा में रख दो। जैसे 2 गुणा 3 5 7, एक ऐसी संख्या है हमें पता है अभाज्य संख्या है। पूरी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब ये गुणा में लिखी हुई है तो क्या बोलेंगे इसको, गुणनखंड। गुणनखंड मिला के पढ़ेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं गुणा में, और हमें निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किन संख्याओं के, इन संख्याओं के 140 156 38 25। अब जैसे 15 कोई संख्या है, इसको क्या है, तोड़ के लिखा है कि 3 गुणा 5। अब इसमें 3 और 5 क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। किस संख्या के, 15 में से निकले हुए हैं तो 15 के। ऐसे हम इन संख्याओं को करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। पहली संख्या हमारे पास क्या है, 140 है। 140 के हमें निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड, यही उसने पूछा है। कैसे निकालते हैं पता ही होगा आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखो, अब 140 को सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से कट रही हो तभी काटेंगे। जैसे 2 से क्या है, 140 कट रहा है, कटने को तो 7 से भी कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, लेकिन हम 7 से नहीं काटेंगे, छोटे लोगों को मौका देंगे। फिर 2 रूठ जाएगा, 2 बोलेगा कि ये तो मैं ही काट देता है ना, तो 2 से काटेंगे। 2 से क्या ही कट जाएगी, 2 का भाग दे के देख लेते हैं। 140 में क्या देख लेते हैं, 2 का भाग दे के देख लेते हैं। 2 7 होता है 14, यानी कि ये कट गया, 0 आ गया। यहाँ क्या लिखा जाएगा, भागफल लिखा जाएगा। 2 का भाग दिया, भागफल कितना आ गया, 70। फिर देखेंगे क्या ये 2 से कट रही है, अगर 2 से नहीं कटेगी फिर उससे अगली वाली संख्या को चांस देंगे। जैसे 3 को देंगे चांस, 4 को देंगे, 5 को देंगे। लेकिन देख लेते हैं, अगर 2 से ही कट रही हो ये संख्या तो फिर अच्छी बात है। देख लेते हैं, 2 से 2 3 कितना होता है, 6 होता है। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 कहाँ जाएगा, 0 के आगे, तो 10 हो जाएगा। 2 पंजा होता है 10। अब 35 है, क्या 2 के बस की बात है इसको काटना, अब 2 नहीं काट पाएगा।
तो 2 को यहीं रहने दो। अब 3 को मौका दो, 3 इसको काट देगा क्या, 3 एकन 3, लेकिन 5 नहीं काट पाएगा 3, तो क्योंकि 3 के पहाड़ी में 5 आता नहीं है तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 से तो नहीं कटने वाली, तो फिर किससे कटेगी ये संख्या, 5 से कट जाएगी। 5 को मौका दो, 5 भी कह रहा है कि अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। 5 से काटो इसको, 5 सत्ते कितना होता है 35। अब ये 7 संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ 7 से ही कटेगी, लो कट गई। 140 के गुणनखंड कितने आ गए, अभाज्य गुणनखंड, इन संख्याओं को हम रखेंगे गुणा में, देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 रख दिया। इन संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे ना तो यही आने वाला है 140। इन संख्याओं पूछा क्या था उसने, अभाज्य गुणनखंड। ये 2 2 5 7 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, गुणा में लिखी हुई है, इसलिए बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 5 की घात 1, और 7 कितनी बार है, 1 बार है तो 7 की घात 1। यही आ गया हमारा आंसर, यही आ गया आंसर। कुछ करना नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बस डटे रहो तुम, बहुत सरल क्वेश्चन है, मैथ में दूसरी उड़ा देंगे, टेंशन मत लेना तुम, ठीक है। फटाफट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 156। अब इसको किससे काटें, क्या ये 2 से कट जाएगी, अगर 2 से नहीं कटती है तो फिर इसको 3 से काट के देखेंगे, 3 से नहीं कटेगी तो 4 से काट के देखेंगे। 2 से काट के देखो ये कट रही है क्या, 2 का भाग दो 156 में, 156 में 2 का भाग दो, लो 2 सत्ते होता है कितना 14, 1 बचा 16 आ गया, 2 नम में और 2 अट्ठे कितना होता है 16, सॉरी लो कट रही है पूरी तरीके से, यानी कि भागफल कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब फिर देख लो 78 जो संख्या है क्या 2 से कट रही है, कट जाएगी यार, आराम से कट जाएगी। देखो 2 तिया होता है 6, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 18 के आगे लग जाएगा तो 2 नम होता है 18, लेकिन इसको यहाँ लिखना नहीं है, ऐसे ही मन में सोच लिया करो कि 18 के आगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कितनी आ गई 39 संख्या आ गई। अब क्या ये 2 से कट जाएगी, 2 की बस की बात है इसको काटना, भाई 2 में ताकत नहीं है, जितनी ताकत थी उसने लगा ली। अब किसको सौंपेंगे, 3 को सौंपेंगे, तो 3 इसको काट देगा, 3 एकन 3, 3 त्रिका होता है 9, कितनी आ गई 13 आ गई। 13 किससे कटेगी, सिर्फ 13 से ही कटेगी, क्योंकि वो अभाज्य संख्या है, किसी से पढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो किससे कटेगी, वो 13 से ही कटेगी, तो 13 एकन 13। 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 2 2 3 13, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या है किसकी, इसकी है, ये सारे किसके बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं, इनका गुणा करोगे तो यही आने वाला है, क्योंकि खून ही एक ही है। ये सारी अभाज्य संख्याएं गुणा में लिखी हुई है, इसलिए हम बोलेंगे इनको अभाज्य गुणनखंड। और अच्छा दर्शाने के लिए इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार है, 1 बार है तो 3 की घात 1, और 13 कितनी बार है, 1 बार है तो 13 की घात 1। यही आ गया हमारा आंसर, कुछ है ही नहीं है क्वेश्चनों में, बहुत सरल है, बहुत सरल। फटाफट से तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 38 25। अब इसको काटें किससे, क्या ये 2 से कट जाएगी, 2 का भाग देख लेते हैं इसमें, 2 का भाग देख लेते हैं इसमें, क्या ये 2 से कट जाएगी। 38 25, 2 एकन होता है 2, 1 बचा 18 हो गया, 2 नम में होता है 18, कुछ नहीं बचा, इधर 2 बचा, 2 एकन 2, 2 भी कट गया, बचा 5, 5 बचा, 2 दूना होता है 4, 1 बच रहा है, पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो 2 का भाग इसमें क्या हो रहा है, 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, यानी कि ये संख्या 2 से नहीं कट रही है। तो फिर किससे काटेंगे, अब बेटा 3 को मौका दे दो, है ना, 3 भी तो बोल रहा है बेटा मुझे मौका दे दे, तेरे से नहीं कट रही है, क्यों परेशान हो रहा है। तो 3 आगे देखेगा, इसको काटेगा, अब देखना है 3 काट पाता है कि नहीं काट पाता है। 3 का भाग दो 38 25 में, कितना आएगा देख लो, 38 25 में 3 का भाग देना है। 3 एकन होता है 3, कुछ नहीं बचा 8, 3 दूना 6, 2 बचा, ये 2 वाले इसके ऊपर आ जाएंगे तो 22 हो जाएंगे, 3 7 होता है 21, बचा 1 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 पंजा कितना होता है 15, यानी कि पूरी तरह से कट रहा है। तो कितना आ गया भागफल 12 75, लो
ये 3 से कट गया, ये संख्या 3 से कट गई। अब फिर देखो ये 1275 जो संख्या है वो क्या 3 से कट रही है? देख लेते हैं काट के कट रही है क्या। 3 से काट के देखो, 3 चौक होता है 12, 7 बचा इधर, 3 दूना होता है 6। अब 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को लगा दो यहाँ तो 15 हो जाएंगे। तो 3 पंजा कितना होता है 15, लेकिन 1 को यहाँ लिखना नहीं है। अब 425 है, क्या 3 के बस की बात है इस संख्या को काटना? नहीं है, नहीं कटेगी भाई साहब, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, क्योंकि तुम भी गधे नहीं हो, होशियार हो। 3 के बस की बात नहीं है, ये किसके बस की बात है? 5 के बस की बात है। तो 5 से इसमें भाग देंगे 425 में, तो 5 कितना होता है 40 होता है। तो 42 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 2। इस 2 को कहाँ लगा दो? 5 के आगे, तो 5 कितना होता है 25 होता है। ठीक है, अब 85 संख्या है, ये 5 से कट जाएगी क्या? फिर कट जाएगी 5 से, तो काट दो। तो 5 एकन 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 लग जाएगा इसके आगे तो 35 हो जाएगा। तो 5 7 कितना होता है 35 होता है। ठीक है, अब 17 क्या है? अभाज्य संख्या है, ये खुद के अलावा किसी से कटने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा चालाक संख्या है। तो ये 17 से कटेगी, तो 17 एकन 17, हमने काट दिया क्वेश्चन को पूरा। ठीक है, देखो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए हमारे पास? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5, फिर गुणा 5 गुणा 17, इतने आ गए हमारे पास। ठीक है, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 की घात 2। 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 की घात 2। और 17 कितनी बार है? 1 बार है, तो 17 की घात 1। ये हमारे क्या निकल के आ गए? अभाज्य गुणनखंड। यही उसने पूछा था कि निम्नलिखित यानी कि जो नीचे लिखी हुई संख्या है इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और वही हम कर रहे हैं। इनका जब गुणा करोगे ना तो यही संख्या आने वाली है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 5005। अब ये किससे पटेगी बताओ? जिससे ही पट जाएगी ये संख्या वही इसको काट के चला जाएगा। बताओ कौन काट के चला जाएगा? ये संख्या 5 से सेट हो जाएगी, और 5 से सेट होगी तो 5 इसको काट के चला जाएगा। देखना 5 एकन 5, 2 0, 5 एकन 5, लो काट के चला गया। अब 1001 जो संख्या है ये किससे सेट हो जाएगी? 7 से हो जाएगी। 5 से तो होने वाली नहीं है, 7 से हो गई तो 7 इसको काट के चला जाएगा। देख लेते हैं 7 का भाग चला जाएगा क्या इसमें? 7 का भाग चला जाएगा क्या? 1001 में 7 का भाग देना है। लो 2 7 का भाग, 7 एकन 7, कितना बचा? 3 और 1 0, 30 हो गया। 7 चौके होता है 28, कितना बचा? 2, 1 इधर आ जाएगा तो 7 3 कितना होता है बेटा? 21, दूसरी उड़ गई। ये संख्या 7 से सेट हो गई। अब 7 ने इसको काट दिया, भागफल कितना आया? 143। ठीक है, 143 संख्या 7 से कट जाएगी क्या? देखना अब नहीं कटने वाली संख्या, क्योंकि ये 7 से पहले ही कट चुकी है। अब ये 7 से नहीं कटने वाली तो किससे कटेगी? तो फिर 8 से भी नहीं कटेगी, ये 9 से, 10 से, 11 से कट जाएगी। देखना 11 से काट दो इसको, 11 एकन 11, 14 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेंगे? 14 में से 11 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 इसके आगे लग जाएंगे यहाँ, तो ये कितने हो जाएंगे? 33। तो 11 तिया होता है 33 बेटा, राम राम। ठीक है, 13 अब कट गए। अब 13 किससे कटेगी? अभाज्य संख्या है, 13 से ही कटेगी। अभागन संख्या है तो 13 एकन 13। 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? देखो इधर ध्यान से, 5 गुणा 7 गुणा 11, इनको हम लिखेंगे गुणा में, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। 5 खुद के अलावा किसी से नहीं कटेगी, 7 खुद के अलावा किसी से नहीं कटेगी, 11 भी नहीं कटेगी, 13 भी नहीं कटेगी। इन संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो यही आने वाली है। ये गुणा में लिखी हुई है, इसलिए हम बोलेंगे इनको अभाज्य गुणनखंड। किसके? इसके। यही आ गया हमारा आंसर। डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। क्वेश्चन को हल कर करो, टेंशन नहीं लेना मैथ में, दूध चुड़ा देंगे। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास 74 29। बेटा ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, 2-3 बार तो रिवीजन करने पड़ेगा तुम्हें जाको, तब जी आ होगा। मैं तो देखी पता पच जाती कि हाँ जी किससे कटेगी। देखो जी, ना 2 से कटने वाली संख्या, ना तो 3 से कटने वाली, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से, ना 11 से, ना 12 से, ना 13 से। तो भाई साहब कटेगी कौन से फिर जी हैं? ये 17 से कट जाएगी डायरेक्ट, 17 से कटेगी। 17 से, 17 का भाग दो इसमें 74 29 में, 74 29 में 17 का 2 भाग,
17 की बस की बात है इसको काटना। 17 दूना 34, 17 × 51, 17 चौक कितना होता है 68, 17 चौक है 68। कितनी बचेगी 74 में से 68 जाएंगे तो कितने बचेंगे, लो 6 बच गए। 62 हो गए, 17 × 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 51, तो कितने बचेंगे 11 और 19, ये 9 आ जाएगा इधर तो 19, 119 हो जाएगा। तो 17 7 कितना होता है 100 होता है 19, यानी कि ये पूरी तरह से कट रहा है। तो भागफल कितना आया 437 आया। लो अब 437 17 से कट जाएगा क्या, नहीं कटने वाला। किससे कटेगा ये 19 से कटेगा, 19 से। 19 दूना कितना होता है 38, यानी कि 43 में से 38 जाएगा तो कितना आएगा 5 बच के आएगा, घटाएंगे तो 5 आएगा। 5 को लगा दो कहाँ 7 के आगे तो 57 हो गया। तो 19 दिया होता है 57, ठीक है। लो अब 23 आ गई, 23 तो सिर्फ 23 से ही कटेगी और किसी से कटने वाली नहीं है, तो कट गए। 7429 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए 17 × 19 × 23, 17 × 19 × 23, सब एक एक बार हैं, ठीक है। यही आ गया इसका आंसर। अगर समझ नहीं आया वो वीडियो को मेरे कहने से एक बार और देखना पूरा परफेक्ट समझ में आ जाएगा, गारंटी देता हूँ। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। जी नवलोचा का आएगा यार, जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल और LCM और HCF निकालना है जी, तो हमने सीखो ना, टेंशन मत लो। मैं हूँ ना, मैंने क्या बोला था मैथ में दूसरी उड़ा देंगे, तो क्वेश्चनों में भी दूसरी उड़ा देंगे, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांक क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं जैसे 2, 3, 15, 50, ये सारी पूर्णांक संख्या यानी कि साफ सुथरी हैं जिन्हें हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अब 2.1 है तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, 4.5 आ जाए तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या माइनस में हो सकती हैं, प्लस में हो सकती हैं। माइनस के 15 इसको हम पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। तो 26 और 91 ये क्या है पूर्णांक संख्या है। निम्नलिखित युग्मों की, युग्म क्या है एक जोड़ा है, 26 और 91 का जोड़ा है। ये शादीशुदा लोग हैं, ये भी शादीशुदा लोग हैं, जोड़ा है, ये भी शादीशुदा लोग हैं। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इतना ही पढ़ो, आगे मत पढ़ो। अभी आगे पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, आगे पढ़ना ही नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। तो HCF और LCM कैसे निकालेंगे, आइए पहले इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, जैसे अभी हमने पीछे किया है, जस्ट ज़्यादा देर नहीं हुई, ठीक है। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। महिमा तेरी बहुत कठिन है राम। पहला क्वेश्चन हमारे पास कितना 26 और 91, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालनी है। 26 को सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काट के देखते हैं क्या ये 2 से कट जाएगी, देखते हैं। 2 1 2, 2 3 6, कट गई यार। 13 से 13 कट जाएगा। इसको काट के देखते हैं किससे कट जाएगी, सबसे छोटी संख्या से काट के देखेंगे इसको, क्या ये 2 से कट जाएगी। 2 के बस की बात है नहीं है भैया, 2 के बस की बात नहीं है। तो 3 के बस की बात है क्या, नहीं है। ये किससे कटेगी, 7 से कटेगी। लो 7 एकन होता है 7, 9 में से 7 जाएगा तो बचेंगे 2 आ जाएंगे इसके आगे, तो कितना हो जाएगा 21। तो 7 दिया होता है 21। इसको 2 को यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है, मन मन में किया करो। अब 13 से कटेगी तो 13 एकन 13। अब देखो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए 2 × 13, 91 के कितने आ गए 7 × 13। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ तक तो हमने कर चुके थे, यहाँ तक तो हमें आता है, जहाँ तक हम आता है वहाँ तक हमने कर लिया। अब निकालना क्या है HCF और हमें निकालना है HCF और LCM इन संख्याओं की। HCF का क्या रूल है, HCF क्या बोलता है, HCF कहता है कि दोनों के पास एक जैसी संख्या हो, मैं उसी को लूँगा वरना किसी को नहीं लूँगा, यानी कि एक जैसी शकल के होने चाहिए। देखो 26 के पास 2 और 13 है, 91 के पास 7 और 13 है, तो HCF क्या आ जाएगा, एक ही जैसी शकल के क्या दिख रहे हैं इसमें, कॉमन क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है दोनों के पास, तो HCF आ जाएगा
13, ठीक है। HCF क्या आ जाएगा 13। HCF 2 को क्यों नहीं लेगा, क्योंकि 2 इसके पास तो है, इसके पास नहीं है, इसलिए वो ले नहीं रहा। उससे बोल रहा बेटा तू नहीं आ पाएगा। 7 इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, इसलिए उससे बोला कि तू नहीं आ पाएगा। 13 इसके पास है, उसके पास भी है, इसलिए 13 HCF आ गया। ये सब LCM देख रहा था, तो LCM का नंबर आया। उसने बोला भाई लोग सब लोग आ जाओ, मैं HCF के जैसा नहीं हूँ। तो उसने किसको बुला लिया, 2 को बुला लिया, 7 को बुला लिया और 13 को बुला लिया, क्योंकि 13 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन लिया जाएगा 13, ठीक है। LCM ने क्या किया, 2 इसके पास था, इसके पास नहीं था, फिर भी उसने उसे बुला लिया। 7 इसके पास है, इसके पास नहीं है, फिर भी उसने बुला लिया। 13 दोनों के पास है, एक बार 13 ले लिया। अब इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करोगे भाई साहब इनका, तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा जी। तो हमारे पास HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। उसने यही पूछा था, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब उसके आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, उसका क्या हाल है। किसकी ये जो संख्याएं दी हैं इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। अब भाई साहब 2 संख्याओं को क्या लोचा है, 2 संख्याएं कौन सी 2 संख्याएं, देखो कौन सी 2 संख्याएं, ए वाली 2 संख्याएं 26 और 91। ए वाली 2 संख्याएं, वो पूछ रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। 2 संख्याएं ले लो, जैसे 26 और 91 है, कितना है 26 और 91। 2 संख्या है, इनका गुणा करो, कितना आएगा, इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2366 आएगा, 2366 आएगा, कितना आएगा 2366 आएगा। और LCM और HCF कितना है, देखना HCF गुणा LCM। HCF कितना है हमारा 13 है, लिख लिया 13, गुणा LCM कितना है हमारे पास 182 है, 182। जब हम इनका गुणा करेंगे तो पता है कितना आने वाला है, पता है इतना आने वाला है 2366। डायरेक्ट 2 संख्याओं का हमने गुणा किया 26 और 91 का, तो कितना आया 2366 आया। और इनका हमने HCF और LCM निकाल के फिर इनका गुणा किया हमने आपस में, तो कितना आया 2366। मज़े वाली बात होगी भाई साहब, मौज कर दीजिए। तो मतलब क्या मज़ेदार ट्रिक है कि इसने क्या बोला है कि 2 संख्याओं को गुणनफल, अब हमें पता चल गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF और LCM के। उसने यही पूछा था, लेकिन हम गणितीय विधि से करेंगे अच्छे तरीके से। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि 2 संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। गुणनफल मतलब गुणा करना है 2 संख्याओं का। कौन सी 2 संख्या है, 26 और 91। पहला क्वेश्चन यही है, ए और बी। ए का मान मान लो कितना, ए का मान मान लो 26 और बी का मान मान लो 91। इनका जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 26 और 91 का कितना आएगा 2366 आएगा, 2366 आएगा। अब HCF और LCM का गुणा करो, क्या करना है HCF गुणा LCM। HCF कितना है हमारे पास 13 है साहब, गुणा LCM कितना है हमारे पास 182 है, 182। इनका जब गुणा करोगे तो कितना आने वाला है 2366 आने वाला है। यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसको होता है, HCF गुणा LCM के। हम लिख देंगे कि आता है, क्या लिख देंगे कि आता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और गुणा LCM के। ये हमने निकाल के देख लिया, प्रूव कर लिया, यही उसने पूछा था। तो यही आ गया हमारा क्या आंसर। मैंने बोला ना मैथ में दूसरी उड़ा देंगे, बस देखते रहो तुम, वो पढ़ते रहो, और पढ़े नहीं तो थापर से मुंह छूट ले। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास 510 और 92। 510 को काटेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। सबसे छोटी संख्या से काट के देखना है पहले, ऐसा नहीं है कि तुम बड़ी से काट के देखो पहले कि साहब नहीं बड़ी से काट के थप्पड़ रहे मुँह लोगे, बड़ी से नहीं काटने, ठीक है, सबसे छोटी संख्या से काटना है। सबसे छोटी संख्या से काट के देखो, 2 से कट जाएगी क्या, 2 से काट के देखो, 2 दूना होता है 4, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 को यहाँ लगा दो बन के आगे तो 11 हो जाएगा। 2 पंजा होता है 10, 11 में से 10 जाएगा तो कितने बचेगा 1, इस 1 को लगा दो कहाँ 0 के आगे तो कितना हो जाएगा 2 पंजा 10, यानी कि 2 से ये संख्या कट गई। अब 255 है, क्या 2 के बस की बात है इसको काटना, नहीं है, तो फिर 3 को दे दो, 3 से कट जाएगी क्या ये, देखते हैं 3 से काट के,
3 अट्ठे कितना होता है, 3 अट्ठे होता है 24। 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, एक। एक को लगा दो 5 के आगे, तो 3 पंजा होता है 15, यानी कि कट गई 3 से। अब 85 संख्या है, क्या 3 से कट जाएगी? 3 के बस की बात है इसको काटना, मेरे हिसाब से नहीं कटेगी 3 से, तो ये 5 से कट जाएगी। 5 इसको काट देगा, तो 5 एकन 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 को लगा दो 5 के आगे तो 35 हो जाएगा, तो 5 सत्ते कितना होता है, 35। अब 17 है, 17 किससे कटेगी, 17 ही से कटेगी, क्योंकि वह एक अभाज्य संख्या है। तो 17 एकन 17, ये कट गई। अब 92 को काटो, 92 को किससे कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी क्या, कट जाएगी बिल्कुल। 2 चौके होता है 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 2 के आगे लगा दो तो 2 छक्के कितना होता है, 12। ठीक है, इस एक को हटा दिया करो, लगाना नहीं है, मन में लगाया करो, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए लगा देता हूँ। अब 46 है, ये किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ये 23 संख्या है, ये 2 से कट, 3 से वो सॉरी 23 जो संख्या है 2 से नहीं कटने वाली, किससे कटेगी, 23 से ही कटेगी डायरेक्ट, और किसी से नहीं कटने वाली। 23 एकन 23। देखो 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने निकल के आए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इन संख्याओं को हमने लग दिया गुणा में। 92 के कितने निकल के आए, 2, यानी कि 2 कितनी बार है, इधर देखना 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 23 एक बार है तो 23 की घात 1। यहाँ भी सारी संख्या एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, 17 एक बार है। अब इन संख्याओं के हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है, यही पूछा है उसने। तो HCF क्या करता है, HCF और LCM। HCF क्या बोलता है कि जो संख्या सेम होनी चाहिए दोनों के पास है उसी को लेगा वो, बाकी किसी को नहीं लेगा। अब देखना 2 किसके पास है, इसके पास तो है, इसके पास भी है 2, ठीक है। 3 इसके पास है, इसके पास नहीं, उसको नहीं लेगा। 5 को भी नहीं लेगा, 17 को भी नहीं लेगा। 23 इसके पास है लेकिन उसके पास नहीं है तो 23 को भी नहीं लेगा। तो HCF किसको लेगा, सेम संख्याओं को, यानी कि 2 इसके पास है, इसके पास भी है, इसलिए वो 2 को ले लेगा। लेकिन HCF का एक और नियम है कि 2 की अब कौन सी वाली घात ले, 2 की 2 वाली घात ले या 2 की 1 वाली घात ले। HCF क्या करेगा, कम घात लेगा, कम घात। तो 2 की कम घात कौन सी है, 1 है, तो HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये सब देख रहा था LCM होते हुए, ये देख रहा था कि वो ससुरा घटिया आदमी है, तो है ना तो इसने 3 को लिया, ना 5 को लिया, ना 17 को लिया, ना 23 को लिया। तो LCM ने कहा कि भाई लोग पार्टी है, सब लोग आ जाओ, मैं सभी को न्योता देता हूँ। तो इसमें लेकिन 2 बार कोई नहीं आएगा, सब सिंगल बार आएंगे। देखना 2 भी आ गया, ठीक है, और क्या है, 3 भी आ गया इसकी पार्टी में, 5 भी आ गया, 17 भी आ गया और 23 भी आ गया। उसने सभी को ले लिया, 23 भी आ गया। अब बड़े लोगों को, अब 2 की बड़ी घात कौन सी है, LCM क्या लेता है, बड़ी घातों को लेता है। 2 की बड़ी घात कौन सी है, 2 है, तो 2 की बड़ी घात 2 लग जाएगी। 3 की बड़ी घात 1 है तो 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1 और 23 की घात 1, ये सारी बड़ी घातें हैं। समझ में आ गया LCM कैसे निकाला जाता है। इनका कर दो गुणा करोगे इनका तो कितना निकल के आएगा, कर लो भाई साहब, कहाँ देख रहे हो, कर लो, गुणा करो। इनका गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा, इनका गुणा करोगे तो निकल के आएगा 23,460। गुणा कर लेना है, नहीं तो 23,460 आएगा इनका गुणा, ठीक है। HCF आ गया हमारे पास 2, LCM आ गया 23,460। निकालना क्या है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तथा देखो HCF और LCM निकाल लिया हमने, अब इसके आगे पढ़ते हैं। तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। इन 2 संख्याओं को गुणा कर लो, क्योंकि उसने 2 संख्याओं को गुणनफल मतलब गुणा करना है इन 2 संख्याओं का। दूसरा क्वेश्चन 510 और 92, 510 गुणा 92, इनका कर दो गुणा, तो 40,920 आएगा। कितना आएगा, 40,920 आएगा। गुणा करोगे इनका 40,920 आएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल लिखा है इसलिए 2 संख्याओं को गुणा करना है। कितना आएगा, 40,920। अब इन्हीं संख्याओं का हमने क्या निकाला है, HCF और LCM निकाला है, उनका गुणा करके देखते हैं। दूसरे नंबर पे HCF और गुणा LCM। HCF कितना हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 लिख लिया हमने।
एलसीएम हमारे पास कितना है 23,460, 23,460 है। एलसीएम कितना है 23,460। इनका गुणा करो, इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा 46,920। यही आने वाला है, यही आने वाला है। 2 छक्के 12 यही आने वाला है। HCF क्या लॉजिक हुआ है इसमें देखना, दो संख्याओं हमारे पास थी, दो संख्याएं 510 और 92, इनका हमने गुणा किया, कितना आया 40,920। फिर इन्हीं संख्याओं का हमने क्या निकाला, HCF और LCM निकाला। फिर HCF और LCM को गुणा किया तो कितना आया 40,920। यानी कि दोनों संख्याएं सेम ही आ रही हैं। मतलब क्या निकला इससे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF और LCM की। यही हमें लिखना है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुणा LCM के। बस यही आएगा आंसर, जाके आगे कुछ करने नहीं है। फटाफट से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास 336 और 54, इनके क्या निकालने हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर निकालेंगे HCF और LCM। 336 में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, ठीक है, सबसे छोटी संख्या से भाग दें, नहीं धपर रहे में मूतली होगी। सबसे छोटी संख्या से भाग यानी कि 2 से देख लेते हैं। 2 से क्या चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 2 एकन 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 कहाँ लग जाएगा, इसके आगे, तो कितना हो जाएगा 13। तो 2 छक्के होता है 12। फिर 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा। इस 1 को लगा दो 6 के आगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे होता है 16, ठीक है। इसको ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे मन में किया करो। 2 से फिर कट जाएगा, 2 अट्ठे होता है 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब फिर कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 2 एकन 2। अब 21 आ गया, 21 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 7 होता है 21 और 7 एक अभाज्य संख्या है, ये कट जाएगी 7 से, 7 एकन 7। 54 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 होता है 14, ये 3 से कट जाएगी। 3 9 में कितना होता है 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3, कट गई। 336 के क्या निकल के आए, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि देखो 2 कितनी बार है इसमें, 1 2 3 4, यानी कि तो 2 की घात लिख देंगे कितना 4 गुणा 3 कितनी बार है, 1 बार है तो 3 की घात 1, और 7 कितनी बार है, 1 बार है तो 7 की घात 1। 54 के अभाज्य गुणनखंड कितने निकल के आए, 2 कितनी बार, 1 बार है तो 2 की घात 1 गुणा 3 कितनी बार है इसमें, 3 बार है तो 3 की घात 3। HCF कैसे निकालना है हमें, HCF क्या बोलता है कि जो गुणनखंड दोनों के पास है उसकी न्यूनतम घात लेनी है। अब देखो 2 इसके पास है, इसके पास भी है, 3 इसके पास है, इसके पास भी है, दोनों के पास है तो 2 कॉमन ले लेंगे, लो 2 कॉमन आ गया गुणा 3 किसके पास है, 3 दोनों के पास है तो 3 को निकाल लिया। लेकिन अब 2 दोनों के पास है, ठीक है, किसको लेना है, 2 की घात 1 को लेना है कि 2 की घात 4 को लेना है, तो कम घात वालों को लेता है HCF, तो 2 की घात 1 आ जाएगी। अब 3 की घात 1 लेनी है कि 3 लेनी है, कम घात वालों को लेगा, कम घात लेता है HCF, तो 3 की घात 1, तो HCF हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। ये सब होते हुए कौन देख रहा था, LCM देख रहा था। LCM ने कहा 7 को छोड़ दिया, इसको तो लिया ही नहीं, क्यों, क्योंकि 7 इसके पास नहीं था, उसके पास अकेला है। तो ये सब होते हुए LCM देख रहा था, तो इसने कहा भाई मेरी पार्टी है, सब लोग आ जाओ, किसी का बुरा नहीं चाहता। तो उसने बुला लिया, LCM ने किसको बुला लिया, देखो 2 दोनों के पास है, 1 बार आ गया, 3 दोनों के पास है, आ गया 1 बार, 7 दोनों के पास नहीं है, उसके पास है केवल, इसके पास नहीं है, तो 7 फिर भी उसने बुला लिया। अब 2 की बड़ी घात कौन सी लें, 2 की 1 घात लें कि 4 घात लें, कौन सी घात लें, तो 2 की बड़ी घात लेता है। LCM क्या करता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाएगा, तो 2 की घात 4 लेना है। 3 की बड़ी घात कौन सी है, 3 है, तो 3 की घात 3, और 7 की घात बड़ी सिर्फ 1 ही है, तो LCM हमारे पास 30 24। हमें निकालना क्या है, HCF और LCM निकाल लिया है, यही तो निकालना था हमें, क्या निकालना था, HCF और LCM, यहाँ तक कर लिया। अब इसके आगे पढ़ते हैं, तथा इसकी क्या कीजिए, जांच कीजिए। अब क्या करनी है, जांच करना है हमें, तो करते हैं जांच, डॉक्टर को बुलाते हैं, जांच करते हैं। जांच में क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं कौन सी लेंगे, ए वाली 2 संख्याएं 336 और 54। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि क्या करना है, 2 संख्याओं को गुणा करना है। कौन सी 2 संख्याएं, 336 और 54,
336 और 54। इनका गुणा करो, इनका गुणा करोगे तो कितने आने वाला है? 18,144। अब क्या करना है? HCF और LCM का गुणा करना है। HCF हमारे पास कितना है? 6 लिख लिया। LCM हमारे पास कितना है? 30, 24। इनका जब गुणा करोगे तो कितने आने वाला है? 18,144। इसमें डरने वाली बात ही नहीं है, कर लेना और किया करो गुणा। ऐसा नहीं कि मैं ही कर देता हूँ, तुम करो ही ना। HCF और LCM का गुणा किया, 18,144 आया। क्या निकल के आया कि देखना, दो संख्याओं का डायरेक्ट गुणा कर लो, कितना आ रहा है? 18,144। इन्हीं संख्याओं का HCF और LCM निकाल लो, फिर उनका गुणा करो तो 18,144 आ गया। मतलब साफ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? HCF गुणा LCM के। यही हमें लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? HCF गुणा LCM के। बस यही आ गया हमारा आंसर। कुछ है ही नहीं है क्वेश्चनों में, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ है ही नहीं है, बहुत सरल है बस। लेकिन करना है तो मैं रिवीजन करना है, बार बार हर बार करना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन 3 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन 3? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालने हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, HCF और LCM निकालना है। मैंने आपको निकालना बता ही दिया है, सिखाई दिया है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं पता है आपको? ऐसे गुणनखंड जो किसी से ना पटे हुआ अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी कि अभाज्य संख्याएं जो किसी से सेट ना हो, यानी कि खुद के अलावा। जैसे 2 है, 3 है ना, 5 है, 7 है। ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी से ना कटें वह अभाज्य संख्या होती हैं। इन क्वेश्चनों को हम क्या करना है, इनका क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि इनके रूप में लिखना है इन संख्याओं को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 12, 15, 21 है ना, ये वाला क्वेश्चन है। इसको किससे काट देंगे? 2 से भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। 2 छक्के होता है 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 से नहीं जाने वाला, 3 से चला जाएगा, 3 एकन 3। एक किससे चला जाएगा? 3 से चला जाएगा, 3 पंजा होता है 15 और 5 एकन 5। 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। ये तो आप कर चुके हैं, जानते भी हैं अब तो। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए हमारे पास? 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 12, यानी कि 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार है? 1 बार है, तो 3 की घात 1। 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 3 1 बार है, तो 3 की घात 1 और 5 1 बार है, तो 5 की घात 1। 21 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 3 कितनी बार है? 1 बार गुणा और 7 कितनी बार है? 1 बार, तो 7 की घात 1। ठीक है, आ गया समझ में? निकालना क्या है? HCF और LCM निकालना है। HCF कैसे निकालती हैं? HCF क्या कहता है कि एक जैसी शकल के तीनों के पास संख्या होनी चाहिए, वही वो लेगा, अन्यथा किसी को नहीं लेगा। ठीक है, तो एक जैसी शकल की कौन कौन है इसमें? कौन दिख रहा है? देखो 3 दिख रहा है, इधर भी है 3, इधर भी है 3, इधर भी है 3, और तो कुछ है नहीं, है ना। 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तो क्या दिख रहा है? एक जैसी शकल के 3 दिख रहे हैं, तो 3 आ जाएगा हमारा HCF, और तो कुछ दिख नहीं रहा, तो यही आ जाएगा हमारा 3 HCF। और 3 की घात कम देखनी है, 3 की घात यानी कि 1 से कम तो कोई भी नहीं है घात, तो 3 की घात 1, यानी कि HCF आ गया हमारा 3। अब LCM क्या करेगा? LCM देख रहा था ये सब होते हुए कि HCF तो बहुत बदमाश है, इसने तो सिर्फ 3 को ही लिया है, 2 को क्यों नहीं लिया, 5 को नहीं लिया, 7 को नहीं लिया। LCM ये सब होते हुए देख रहा था, उसको बहुत बुरा लगा। तब उसका नंबर आया तो उसने कहा कि भाई लोग सभी लोग आ जाओ। ठीक है, एक जैसी शकल के दिख रहे हैं वो भी आ जाओ, अलग अलग शकल के हैं वो भी आ जाओ। अलग अलग शकल के क्या हैं? 2 हैं, 3 हैं और 5 हैं, 7 हैं। देखना सभी को ले लिया। 3 एक जैसी शकल के 1 बार आ गए, 2 भी अकेला ही था, 2 आ गया। ठीक है, 5 अकेला था, 5 आ गया, 7 अकेला था, 7 आ गया। अब सबकी बड़ी बड़ी घातें लेनी है। 2 की बड़ी घात कौन सी है? 2 है, तो 2 की बड़ी घात 2 लगा दी। 3 की बड़ी घात 1 है, 5 की बड़ी घात 1 है, 7 की 1 है। इनका जब गुणा करोगे तो कितना आने वाला है? 420। बस यही आ गया हमारा क्या आंसर। यही पूछा था उसने कि HCF ज्ञात कीजिए और LCM ज्ञात कीजिए, और कुछ पूछा नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन ये हमारे पास 17, 23, 29, इसके क्या निकालने? अभाज्य गुणनखंड। तुरंत अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इनके। इनको देखना 17, 23, 29 ये खुद अभाज्य संख्या है, लेकिन वो बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बोल रहा है तो कर लेते हैं मनमानी है।
ये 17 से कटेगा, हमें पता है 17 एकन 17, ये 23 से ही कटेगा, 23 एकन 23, ये 29 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो 17 की अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 17 की घात 1, 17 एक बार है। 23 की अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 23 यानी कि एक बार है। 29 की अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 29 एक बार है। अब इनमें से क्या निकालना है तुम्हें? HCF निकालना है। HCF बताओ, HCF क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा यार। क्यों? क्योंकि एक जैसी शक्ल के कुछ दिख ही नहीं रहा। तीनों के पास एक जैसी शक्ल का कुछ तो होना चाहिए। तो HCF क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 0? देखो 17 को हम ऐसे लिख सकती हैं 17 गुणा 1, 23 को हम ऐसे लिख सकती हैं 23 गुणा 1, 29 को हम ऐसे लिख सकती हैं 29 गुणा 1, लिख सकते हैं 29 को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखना इनमें से एक कॉमन आ रहा है क्या? एक सभी के पास है, तो HCF एक आ जाना चाहिए, है ना। तो HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और LCM हम निकाल ही लेंगे। LCM कितना आएगा? 17 का गुणा कर दो, 17 गुणा 23 गुणा 29, इनका गुणा करोगे वही LCM आएगा। ठीक है, गुणा कर लो फटाफट से, कितना आने वाला है? 11,339 आएगा। ये आ गया LCM। पूछा क्या था उसने? HCF और LCM, वो यही आ गया हमारा आंसर। और इसके आगे कुछ करना नहीं है, इसको नहीं लिखना है पेपर में, इसको पेपर में लिखना नहीं है। जो मैंने कलाकारी की है इसको पेपर में नहीं लिखना है, ये तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या है? रफ का काम है, रफ का काम है। समझ में आ गया ना? ये ध्यान किधर है तुम्हारा? पढ़ाने वाला इधर है। समझ में आ गया? इसको नहीं लिखना है। ठीक है, फटाफट से तीसरा क्वेश्चन और रह गया हमारा, उसको भी करते हैं, खेल खत्म करो। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? ये वाला तीसरा क्वेश्चन। ध्यान से देखना वीडियो को, और मुझे भी ध्यान से देखो, कहीं ध्यान भटकना मत, नहीं किसी परी या बाप वो क्या पापा की परी के चक्कर में तुम ध्यान भटका रहे हैं। इधर देखो, 2 से काट दो इसको, 2 छक्के कितना होता है? 8, 2 से 2 दूना 4, 2 एकन 2, कट गया। इसको काट दो, ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3, ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 पंजा कितना होता है? 25 होता है, ये 5 एकन 5। 8 की अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए बेटा? 2, 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 लिख लिया। 9 की अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? देखना, 3, 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 की घात 2। 25 की अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 5 गुणा 5, यानी कि 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 की घात 2। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। हमें निकालना क्या है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF क्या बोलता है कि जो गुणनखंड सभी के पास है, एक जैसी शक्ल के सभी के पास हो, मैं उन्हीं को लूँगा, बाकी किसी को नहीं लूँगा। तो इनके पास कुछ है एक जैसी शक्ल की? नहीं है, लेकिन एक तो सभी में छुपा हुआ है भूत प्रेत की तरह, तो एक तो सभी के पास है, तो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब LCM निकालने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि LCM तो सभी को ले लेता है। तो देखो सभी को ले लेगा, 2 को भी ले लेगा, 3 को भी ले लेगा और 5 को भी ले लेगा। 2 की बड़ी घात कौन सी है? 3 है। 3 की बड़ी घात 2 है। 5 की बड़ी घात 2 है। इनका कर दो गुणा, तो कितना आ जाएगा? गुणा करोगे तो कर लो गुणा, इसमें क्या है? गुणा करो ना, देख क्यों रहे हो मेरा मुँह? गुणा करना आया, ये आया कितना? 1800 आया। 1800 आया इनका, वो यही आ गया हमारा आंसर। और कुछ करना ही नहीं है बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो, मैथ में दूसरी उड़ा देंगे। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन, हो गया हमारे पास। अब फटाफट से अगला वाला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो चौथा क्वेश्चन देखो फटाफट, क्या है चौथा क्वेश्चन? HCF 9 दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। अब LCM उसने 9 दे कहाँ से दिया बताओ? फिर ये क्या है? 306 और 657, ये कौन सी संख्या है? इसी से निकाला है 9 इसी से निकला हुआ है HCF। LCM भी निकाला होगा उसने, लेकिन छुपा लिया। LCM दे देता तो हमसे पूछता क्यों? फिर वो उसने, उसको पता है कि HCF क्या है, LCM क्या आएगा, लेकिन उसने छुपा लिया है हमसे। ठीक है, तो हम निकालेंगे। 2 संख्या हमारे पास कौन सी है? 306 है, 306 और 657 है। हम चाहे तो इनका अभाज्य गुणनखंड करके LCM निकाल सकते हैं, है ना। HCF तो हमें दिया ही है, लेकिन इससे कठिन पड़ेगा, इससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, है ना, टाइम खर्च होगा। तो हम क्यों पथरा मारे मूड पे? इससे नहीं कर सकते, तो किससे करेंगे हम? दूसरे तरीके से। हमें पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? HCF गुणा LCM के। तो 2 संख्या हमारे पास दी हुई है, 306 और 657, और HCF हमें 9 दिया है। तो निकाल लेते हैं बिना किसी देरी के साथ, हल करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो
हल लिखा सीधा, क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ये हमें पता है, तुम्हें भी पता है, ठीक है। दो संख्याएं कहाँ हैं, 306 और 657 है। गुणा में लिखना है इन संख्याओं को, कैसे लिखना है, गुणा में 306 गुणा 657 बराबर HCF की जगह क्या लिखना है, 9 लिखना है भैया, क्योंकि 9 दिया हुआ है तो लिख दो 9 गुणा LCM अपनी जगह है, लो LCM को हमने छेड़ा नहीं है, उससे कोई बोला नहीं है। अब इस 9 को उठा के कहाँ भेज दो, इनके बटे में, क्योंकि 9 जाना चाहता है बटे में, वो जाना चाहता है, वो LCM के साथ नहीं रहना चाहता। तो 306 गुणा 657 बटा में 9 भेज दो, इधर क्या रह गया, LCM रह गया। इधर इससे काट दो, 3 त्रिका 9, ये कट जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 दूना लो 3 दूना 6, 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9 तो चौक 12, यानी कि 34 गुणा 657 बराबर कितना आया, LCM। इनका गुणा कर दो, 34 और 657 का गुणा करो फटाफट, कितना आने वाला है, वो यही आंसर आ गया। इन सब का गुणा करो तो कितना आ गया, तो LCM हमारे पास कितना आ गया, कितना आ गया LCM हमारे पास 22,338। LCM कितना हमारे पास 22,338, बस यही आ गया आंसर, कुछ करना ही नहीं है, दूध से उड़ा देना, मैथ में दूध से उड़ा देना, इतनी मेहनत करो। लो यही आ गया आंसर, लो उस खेल खत्म, खेल खत्म। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, यानी कि 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, वो ये पूछ रहा है। प्राकृत संख्या n क्या एक प्राकृत संख्या है, n की n का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 6। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती की सभी संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी संख्याएं किस में आती हैं, प्राकृत संख्याओं में आती हैं। मैं थोड़ा आपको बेसिक बताता हूँ इसका। देखो n क्या है कि प्राकृत संख्या है, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारी संख्याएं। उसने कहा है कि n 6 की घात n, यानी कि n का ऐसा कोई मान लो कि 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। अब 6 की घात n है, ठीक है, n का मान रख लेते हैं हम 1, प्राकृत संख्याओं में से 1 रख लो, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या 6 शून्य पर समाप्त हो रही है, नहीं हो रही है, कितना है 6 है, 0 नहीं आ रहा है, लास्ट में 0 आना चाहिए, ठीक है, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। अब n का मान कितना रख के देख लो, यहाँ 6 के ऊपर n का मान 2 रख के देख लेते हैं, 2 रख के देख लिया, कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। क्या 36 संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है, नहीं हो रही है, लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि शून्य नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। अब n का मान हम 3 रख के देख लेते हैं, 3 रखें देख लो, कितना 6 गुणा 6 गुणा 6, कितना आ जाएगा, ये 216 होगा। क्या 216 शून्य पर समाप्त है, नन्या, शून्य पर समाप्त नन्या रे दादा, शून्य पर समाप्त नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि 6 की घात 3 भी शून्य पर समाप्त नहीं है, यानी कि n का कोई भी मान ले लो, मुझे लगता नहीं है कि लास्ट में शून्य आएगा। हाँ अगर हमारे पास 10 होता तो देखना 10 क्या शून्य पर समाप्त है, बिल्कुल है, लास्ट में 0 है। 20 क्या शून्य पर समाप्त है, बिल्कुल है, लास्ट में 0 है। 40 क्या शून्य पर समाप्त है, बिल्कुल है, लास्ट में 0 है। तो ऐसी संख्या हमारे पास आ जाएं तो इन संख्याओं को बोल सकते हैं हम कि ये संख्याएं शून्य पर समाप्त हैं। अब देखना ऐसी संख्या हमारे पास कभी आने वाली नहीं है। अब ये जो 10 संख्या है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5, यानी कि 10 को हमने तोड़ के लिख दिया, ठीक है। 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 10, 40 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं 4 गुणा 10, 60 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं 6 गुणा 10। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना 2 गुणा 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 2 गुणा 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 2 गुणा 5। यानी कि हमने क्या किया, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 10 संख्या को हमने तोड़ के लिख दिया अभाज्य संख्याओं के रूप में, 20 को हमने तोड़ के लिख दिया, 40 को हमने तोड़ के लिखा, 60 को हमने तोड़ के लिखा। इन संख्याओं में गौर करो कि आखिर है क्या। देखना 2 और 5 सभी के पास है ना,
2 और 5 इसके पास है। इसमें क्या है, 2 और 5 दिख रहा है। इसमें क्या है, 2 और 5 दिख रहा है तुम्हें। इसमें क्या 2 और 5 दिख रहा है, यानी कि सभी के पास क्या है 2 और 5। इनका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो रहा है, ठीक है। इनका गुणा करो 5 दूना 10, 10 दूना कितना होता है 20 आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा करो 5 दूना 10, 10 चौके 40, 5 दूना 10, 10 छिंगे 60। यानी कि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में क्या है 2 और 5 है। क्या है 2 और 5 है, तभी इन संख्याओं के लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तभी ये संख्याएं शून्य पर समाप्त हो रही हैं। और 6 हमारे पास संख्या है 6, इसके हमने किया अभाज्य गुणनखंड कर लो इसके 2 गुणा 3। अब इसमें 2 तो है 5 नहीं है, तो क्या यह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, नहीं होगी। n का कोई भी मान ले लो, n का 3 मान ले लो, n का यहाँ तुम कितना मान ले लो 10 मान ले लो, क्या यह शून्य पर समाप्त हो जाएगी, नहीं होगी। कब होगी शून्य पर समाप्त, जब इसके अभाज्य गुणनखंडों में 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 और 2 होना चाहिए। इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में क्या थे 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, तभी ये सारी संख्याएं शून्य पर समाप्त हो रही थी। तो ये जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, 5 नहीं है। 5 होता तो ये 10 हो जाती और 10 जो संख्या है शून्य पर समाप्त होती। तो हमारी परिभाषा क्या है, हम लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 सभी में उपस्थित है, इसलिए सारी संख्याएं शून्य पर समाप्त हो रही हैं। अब कोई संख्या ले लो, मानो 15 ले लो, इसके अभाज्य गुणनखंड करो कितना आएगा 3 गुणा 5। अब इसमें 5 तो उपस्थित है 2 नहीं है, तो यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, इसके लास्ट में 0 नहीं आने वाला। अब करें क्वेश्चनों को स्टार्ट। अब मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक खत्म करते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ये सारा क्या था बेसिक था, ठीक है। 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक हमने जान लिया, अब 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हल लिख के, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। यानी कि कोई संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड किए, यदि उसमें 2 और 5 उपस्थित हैं तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब संख्या है हमारे पास 6 की घात n, इसके अभाज्य गुणनखंड करो 6 की घात n के किए, 2 गुणा 3 आए, 2 गुणा 3। क्या इसमें 5 उपस्थित है, 2 तो उपस्थित है, 5 उपस्थित नहीं है। हमें क्या बताया गया है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है 2 तो उपस्थित है 5 नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, इसीलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। हम लिख देंगे अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यानी कि n का मान यहाँ कितना भी रख के देख लो, n का मान कितना भी रख के देख लो, यहाँ n का मान कितना भी रख के देख लो, इस जगह पे n की जगह पे ये संख्या कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यही हमने लिखा है कि 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एक बार और देख लेना इस वीडियो को, ठीक है, मजा आ जाएगा। ये जो कलाकारी की है इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए बताया है तुम्हें। अब फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 6वां है हमारे पास, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरा क्वेश्चन है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसका मतलब है कि ये भाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन 7 11 13 ये भाज्य संख्याएं थोड़ी ना होती हैं, ये तो अभाज्य संख्या हैं। लोचा क्या है, आइए करते हैं क्वेश्चन को। हम ये बराबर मान लेते हैं, ये बराबर हमारे पास संख्या कितनी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 13 कॉमन आ रहा है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखना 13 कॉमन आ रहा है, प्लस की उधर 13 है इधर 13 है, 13 कॉमन ले लिया, बचा क्या 7 गुणा 11,
ये तो खत्म ही हो गया, एक बचेगा प्लस इधर क्या बचेगा, एक बचेगा। देखो कॉमन कैसे लिया जाता है, अगर इस 13 का वापस गुणा करेंगे ना हम इनमें, इन संख्याओं में, तो यही आने वाली है। ठीक है, 13 आ गया कॉमन, 13, ये कितना हो जाएगा 11 7 77 प्लस 1, ये वाली संख्या कितना हो जाएगा 13 गुणा 77, एक कितना होता है 78। अब इसका जो गुणा करेंगे तो वो संख्या आने वाली है, हैं आई जाएगी। अगर इस संख्या के हम खंड करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, ये वाली आएगी, 13 गुणा 78। यानी कि हम कह सकते हैं कि चूंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड संभव है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। वही उसने पूछा था कि बताइए भाज्य संख्या क्यों है, तो हम बोल देंगे चूंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड संभव है। किस संख्या के, इस संख्या के। 13 और 78 का गुणा करेंगे तो वो संख्या निकल के आएगी, उसका फिर खंड करेंगे, तोड़ के लिखेंगे तो ए वाली निकल के आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या के, चूंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड संभव है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। आ गया पहला वाला। दूसरा वाला करते हैं। b बराबर क्या है हमारा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें से क्या कॉमन निकल के आ रहा है, इसमें से देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ तक, उधर प्लस का देखो, 5 कॉमन आ रहा है इसमें से, 5 कॉमन ले लो, बिना किसी देरी के साथ 5 कॉमन ले लो। बचा क्या 5 निकल जाएगा, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 तो खत्म ही हो गया, 5 तो लिखना ही नहीं है, क्या आएगा वहाँ 1 आएगा, लो 1 आएगा। इनका गुणा कर दो आपस में, 7 का 6 का 4 का 3 का 2 का, तो गुणा करेंगे आएगा 1008 और ये प्लस 1। ठीक है, लो इनका फिर गुणा कर दो, 5 गुणा कितना आएगा 1009। यानी कि इससे जो इनका गुणा करेंगे तो कुछ तो संख्या निकल के आएगी, है ना, निकल के आएगी। फिर उस संख्या को हम तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 1009। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या निकल के आएगी इसके भी अभाज्य गुणनखंड संभव है। वही इसने पूछा था कि बताइए यह भाज्य संख्याएं क्यों हैं। जब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड संभव हैं तो यह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड संभव है। किस संख्या के, इस संख्या के। 5 और 1009 का गुणा करोगे तो कुछ संख्या आएगी, उसको तोड़ के लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 1009। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या निकल के आई है इसके अभाज्य गुणनखंड संभव है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। तो हम लिख देंगे चूंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड संभव है, इसीलिए ये चिन्ह का है, इसलिए का है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। इसमें क्या दोहराने वाली बात है ना। बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी नहीं है ना, वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के साथ, फटाफट करते हैं फटाफट। मैंने क्या बोला है, मैथ में दूसरी उड़ा देंगे, बस पढ़ते जाना, नहीं पढ़े ना तो थापस से मुंह चूट लो त्यारो। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है 7वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, समझो ध्यान से। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। किसी खेल के मैदान, ठीक है, कोई खेल का मैदान है, लो कोई खेल का मैदान है, यहाँ कौन है, सोनिया है, सोनिया और रवि है, सोनिया है और रवि है। सोनिया को एक चक्कर पूरा लगाने में 18 मिनट लगती हैं। कितने मिनट लगती हैं, 18 मिनट लगती हैं एक पूरा चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं रवि को, 12 मिनट। अब बताओ सोनिया लेट लगा पा रही ना चक्कर, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा हो और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है। यानी कि सैली रोटी खाई ही होगी, भैंस होगी, तब इतना टाइम ज़्यादा ले रही है एक चक्कर लगाए हुए में। तो वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, जबकि रवि को इस मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगती हैं,
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। रवि और सोनिया यहाँ से शुरू हुए एक ही समय पर एक ही स्थान से और चक्कर लगाना शुरू हो गए। ठीक है, वो पूछ रहा है हमसे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि कितने टाइम बाद चक्कर लगाते लगाते वे दोनों एक साथ मिलेंगे। रवि लगा रहा है जल्दी जल्दी चक्कर, 12 मिनट में एक चक्कर। सोनिया लगा रही है धीरे धीरे, तो सोनिया टाइम ज़्यादा खा रही है, तो साफ बात है कि सोनिया कम चक्कर लगा पाएगी, रवि ज़्यादा लगा जाएगा। तो करना क्या है, हमें इनसे क्या करना है, हमें टाइम निकालना है, कॉमन टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करना। देखो 18 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करो 18 के, दोनों में होता है 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 12 किससे 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितने आए, 2 गुणा 3, यानी 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2 और 2 एक बार है। ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितने आए, यानी कि 2 गुणा 3, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2, 3 एक बार है, तो 3 की घात 1। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी गुणनखंड ले लो, सब कुछ ले लो, क्या है 2 ले लो और 3 ले लो। 2 की बड़ी घात लेनी है, कौन सी बड़ी घात है 2 की, 2 है। 3 की बड़ी घात लेनी है, कौन सी बड़ी घात है 3 की, 2 है। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 9 में 36। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो दोनों रवि और सोनिया 36 मिनट बाद मिलते हैं दोबारा। तो हम लिखेंगे कि अतः है रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। यानी कि देखो 36 मिनट बाद सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगा रही थी, 2 चक्कर कितने हो जाएंगे, 18 दूना 36, यानी कि सोनिया ने सिर्फ 2 चक्कर लगाए और रवि ने कितने लगाए, 12 तिया 36, यानी कि रवि ने 3 चक्कर लगाए। सोनिया 2 चक्कर लगाने के बाद और रवि 3 चक्कर लगाने के बाद दोनों पुनः मिले। बस यही था इसमें, और कुछ था ही नहीं। अब क्वेश्चन हो गए द एंड, इसके आगे कुछ है नहीं। अगर दोस्तों आपको प्रश्नावली 1.2 देखना है तो आप उसको देखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से समझाया गया है, मौज मस्ती के साथ पढ़ना, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए मेरे को सीधा कमेंट मारो, उसको मैं देखूंगा। ठीक है, चलो बाय।